हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। इसके पहले आपने देखा होगा कि हमने आपको क्या बताया था कि ये क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है, क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है, इस पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस हैं, इस सिलेबस की चर्चा हमने कल किया था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों देखेंगे कि क्लास 12 के हमने आपको पिछले वीडियो में सिलेबस बताया कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसकी चर्चा करने जा रहे हैं कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हमने बताया था कि फर्स्ट बुक जो आपका पॉलिटिकल साइंस का है, इसमें हमें 7 चैप्टर पढ़ना है। आज से दोस्तों हम आपको ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिससे आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर हमारे विद्यार्थी कोई देख रहे हैं तो उनकी जो क्लास छूट जाती है तो आप यहाँ ऑनलाइन आकर के देख करके समझ भी सकते हैं। ये हम पहला जो हमारा चैप्टर है, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी हम पहले सिलेबस फर्स्ट बुक, यानी हमने आपको पहले बताया था दोस्तों कि फर्स्ट जो हमारा बुक होगा, पहला बुक होगा। पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक होंगे। पहले बुक में टोटल 7 चैप्टर आते हैं। इसमें से जो पहला चैप्टर है उसी का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो आज हम लेक्चर 1 में कुछ बताने के लिए आए हैं। अब दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्लास 12 के सिलेबस को समझने के बाद सिलेबस को हमने समझ लिया कि टोटल हम लोग को 15 चैप्टर पढ़ने हैं, 7 पहले बुक में और 8 बाद बुक में। और मिड टर्म का जो पेपर होगा, उस मिड टर्म के पेपर में आपको क्या पूछा जाएगा, पहले बुक का 7 चैप्टर, दूसरे बुक का 2 चैप्टर, टोटल मिला करके 9 चैप्टर। उससे पहले आपका यूनिट टेस्ट होगा, जो आपके स्कूलों में एक टेस्ट होता है जिसे हम यूनिट टेस्ट कहते हैं। इसमें आपको किसी स्कूल में तो 1 चैप्टर पूछे जाते हैं और कहीं कहीं पे 2 चैप्टर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम पहले चैप्टर के अच्छे से समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं। तो चलिए हम पहले चैप्टर में आज आपको कुछ बात करते हुए पढ़ते हैं, जिसमें पहला चैप्टर, जैसे किताब का नाम क्या है, समकालीन विश्व राजनीति, इसे हम कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहते हैं। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है दोस्तों, पहले हमें ये समझना, बड़ी बारीकी से देखिए। मेरी एक आदत है पढ़ाने की, जो आपको पसंद भी आती है और आप इसे पसंद करते भी हैं। मैं सबसे पहले उस चैप्टर को समझाने की कोशिश करता हूँ जो चैप्टर के बारे में पढ़ने आ रहे हैं, यानी चैप्टर ही समझने की कोशिश करते हैं कि इसका नाम, ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बहुत सारा डिपेंडेंसी उस चैप्टर का उसके नाम पर ही पड़ता है। जैसे इसमें कह रहा है कि दो ध्रुवीयता का अंत। हालांकि हम इसकी कहानी कहाँ से शुरू करेंगे, तो 1945 से लेकर 1991 के बीच की कहानी हम शुरू करेंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, पहला चैप्टर है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। दो ध्रुवीयता का अंत की शुरुआत हम करेंगे 1945 से लेकर 1991 के बीच में। अच्छा, ये जो समय था, उस समय उसको हम क्या कहते थे, शीत युद्ध का दौर कहते थे। क्या बोलते थे, शीत युद्ध का दौर। अर्थात जो ये शीत युद्ध चल रहा था, ये शीत युद्ध कब से कब तक, 1945 से लेकर 1991 तक चल रहा था। शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं, जिसमें दुनिया 2 हिस्सों में आगे चलकर बट गई थी। हालांकि ये देखा जाए तो 1945 के पहले, अब आप थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहे हैं, 1945 से पहले
शायद दुनिया दो हिस्सों में बटी तो थी, लेकिन अलग अलग कंडीशन में, लड़ाई के तौर पे, लेकिन विचारधारा के स्तर पे एक ही साथ चल रहे थे। लेकिन 1945 से के पहले और 1939 के बाद, यानी 1939 से लेकर 1949 के बीच में कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिस दौरान दो विचारधाराओं में अपना अलग अलग अस्तित्व बनने लगा, अर्थात एक ही साथ रह करके दो तरह के लोग उत्पन्न होने लगे। और वही 45 तक आते आते एक ध्रुव अलग बना और दूसरा ध्रुव अलग बन गया। ये बात आगे निकल गई। अब देखिए, पहले इसको समझिए। हमारे यहाँ वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुई थी। कब तक? ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ चैप्टर को समझने के लिए कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुई थी। इस दौरान दुनिया दो गुटों में होकर के युद्ध कर रही थी। इसमें से एक को हम मित्र राष्ट्र और दूसरे को हम धुरी राष्ट्र के रूप में जानते थे। धुरी राष्ट्र के रूप में जानते थे। इसकी तरफ से जर्मनी, जापान, इटली और अन्य कई महत्वपूर्ण देश लड़ाई लड़ रहे थे। इधर हम ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और साथ ही साथ USSR, ये जो थे एक साथ युद्ध में लड़ रहे थे। दोनों आदमी लड़ रहे थे। फाइनली हार इनकी हो जाती है और मित्र राष्ट्र जीत जाता है। क्या होता है? मित्र राष्ट्र की जीत जाती है। लेकिन जो ये युद्ध, ये जो 6 साल युद्ध चलता है, 6 साल तक युद्ध चलता है, इस 6 साल के बीच में ये जो मित्र राष्ट्र वाले लोग थे आपस में ही कहीं ना कहीं दो भागों में बंटते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये लोग एक विचारधारा के मानने वाले थे जो पूंजीवादी कहला रहे थे। इन तीनों का गुट एक तरफ बन रहा था, एक ही में, मतलब एक ही साथ रह करके दो गुट बन रहे। ये तो चलो हार गए और ये साइड में हट गए, इनकी बात अब खत्म। अब दो ध्रुवता की शुरुआत इन्हीं में से होती है। ये कैसे? तो देखिए, अब ये जो 3 लोग थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये पूंजीवादी देश थे और इसी में इन्हीं के साथ एक व्यक्ति यहाँ पर USSR को लड़ रहा था। ये एक अलग विचारधारा को लेकर चल रहा था जिसे हम साम्यवादी विचारधारा कहते थे। और इस समय तक आते आते जो USSR था वो अपने अर्थव्यवस्था के तहत दुनिया में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका था। तो USSR को हम दूसरी दुनिया कहते थे। क्या कहते थे? दूसरी दुनिया के नाम से जानते थे। आराम से समझना दोस्तों, हम पहले आपको चैप्टर में समझा रहे हैं, मैंने नहीं समझा रहे। तो ये दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था और ये दूसरी दुनिया साम्यवादी थी, लेकिन साथ में ही थे। इधर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका पूंजीवादी देश को लेकर चल रहे थे और ये पूंजीवादी पहली दुनिया के नाम से जाने जाते थे। पहली दुनिया, वैसे आपको 3 दुनिया मिलेगा। पहली दुनिया जो पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर चल रही थी, दूसरी दुनिया जो साम्यवादी व्यवस्था को लेकर चल रही थी। दो विचारधारा, लेकिन दोनों ही एक ही साथ लड़ रहे थे, एक ही साथ चल रहे थे। लेकिन युद्ध के दौरान बीच बीच में कई बार ऐसा कंडीशन आया जहां पर
आपसी मतभेद करते हुए हमें नजर आया। हालांकि दोस्तों ये बात बहुत बेहतर तरीके से आपको हम समझा सकते थे जब इस चैप्टर में हमें शीत युद्ध का दौर पढ़ना होता है, लेकिन उस शीत युद्ध हटा दिया गया क्योंकि शीत युद्ध के समय के पहले की बात हो रही है, तो हट गया है, इसलिए थोड़ा समझाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं। तो एक साथ रहकर दो विचारधारा कहीं न कहीं कई मामलों में कई बार देखा गया कि दोनों आपस में टकराते हुए, डिस्ट्रैक्शन होते हुए, यानी विवाद के दौर से गुजर रहे थे। तो कहीं न कहीं पूंजीवादी जो पहली दुनिया थी अमेरिका, वो चाह रही थी कि दूसरी दुनिया जो साम्यवादी है अर्थव्यवस्था के तहत, उसको अलग कर दिया जाए या उसको नाश कर दिया जाए, उसे डाउन कर दिया जाए, ताकि वह व्यक्ति हमारा मुकाबला न कर पाए। और ऐसे में साम्यवादी चाह रहा था यूएसएसआर, जो यूएसएसआर एक संगठन था जिसमें टोटल 15 देशों का एक ग्रुप था। इसमें कितने देश थे? 15 देश थे। ये चाह रहे थे कि हम किसी तरह आगे निकल जाएं और अमेरिका को डाउन कर दें। ये हमें 6 सालों के बीच, यानी ये 6 सालों के बीच में युद्ध के दौरान कई बार देखने को मिला। यहाँ तक कि जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका बम गिराता है, हालांकि उस समय तक जापान अपने आप को सरेंडर करने के लिए लगभग तैयार कर चुका था और तैयार की स्थिति में था, फिर भी उसने जा करके नागासाकी और हिरोशिमा पर 1945 में बम गिराता है और ये कहते हुए कि हम युद्ध को जल्दी समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, बम गिरा दिया। लेकिन शायद ऐसा कोई बात था नहीं। इसमें तो शायद अमेरिका की ये बात छिपी हुई थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश और शक्तिशाली देश अगर कोई है तो वो अमेरिका है, और उस बम के माध्यम से इनडायरेक्टली वो अपने ही ग्रुप के व्यक्ति यूएसएसआर को समझाना चाहता था या दिखाना चाहता था, देख बेटा, अगर आज भी कोई दुनिया में ताकतवर अगर है तो अमेरिका है, पूंजीवाद है, इसलिए तुम ताकतवर बनने की कोशिश मत करना। ये उसका साइड इंडिकेटर था, लेकिन कहने के लिए वो ये बात कह रहा था कि हमने युद्ध इसलिए, हमने बम इसलिए गिराया ताकि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए। लेकिन असली मकसद इसका ये नहीं था। असली मकसद था क्या, यूएसएसआर को दिखाना कि हम शक्तिशाली हैं। अब यूएसएसआर भी ये बात समझ रहा था, क्योंकि जब परमाणु बम बनाया गया था तो उस वक्त ब्रिटेन को पता था, फ्रांस को पता था, अमेरिका खुद बना रहा था कि बम बन रहा है न्यूक्लियर, लेकिन उसी ग्रुप में रहते हुए यूएसएसआर को इस बात की भनक तक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आपस में टकराव तो बन रहा है। इसी तरह से दोस्तों एक और बात आती है जिसको हम कहते हैं तृतीय मोर्चा का प्रश्न, इसी से जुड़ा हुआ था। तृतीय मोर्चा का प्रश्न है। ये बात दोस्तों कब की है, जब जर्मनी ने यूएसएसआर पे हमला किया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, लिखने के लिए इसमें जगह कम है, मैं आपको सुनाता हूँ, बस खाली जानिए कि कैसे ध्रुव बने, यानी कैसे इन 6 सालों में आपस में एक ही ग्रुप के अंदर कंट्रोवर्सियल पैदा हो रहा था और 45 तक आते आते ये दोनों अलग हो जाते हैं और दुनिया में 2 ध्रुव बन जाता है। इस कहानी को समझ में आ जाता है। पहली बात हम ये समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, तृतीय मोर्चा का प्रश्न था। तृतीय मोर्चा के प्रश्न को अगर समझना है तो चलिए हम आपको थोड़ा सा आगे बढ़कर के इसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए तृतीय मोर्चा वाला दूसरा कारण था जिसकी वजह से यहाँ पे आपसी मतभेद पैदा हुआ। एक जर्मनी देश था, ठीक है, जो आपको पता है जर्मनी किससे लड़ रहा था, धुरी राष्ट्र लड़ रहा था। जर्मनी से सटा हुआ इधर कौन लोग थे, यूएसएसआर के सब देश थे, कई सारे देश थे यूएसएसआर से जुड़े हुए इधर थे, और इधर जर्मनी से ही सटा हुआ इधर आपका फ्रांस भी था। कौन था, फ्रांस था। अचानक क्या होता है कि ये जो जर्मनी है, ये जर्मनी ने यूएसएसआर पर इधर हमला कर दिया। पहले बात समझिएगा, इधर हमला कर दिया। अब यूएसएसआर ऑलरेडी नीचे और ऊपर दोनों तरफ युद्ध लड़ रहा था, और ऐसी स्थिति में जर्मनी ने इसके ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही जर्मनी ने यूएसएसआर के देशों पर हमला किया, अब एक साथ यूएसएसआर को ऊपर नीचे और जर्मनी से भी
युद्ध लड़ने की नौबत आ गई। ऐसे में यूएसएसआर ने फ्रांस से कहा, क्योंकि दोनों मित्र थे, दोनों एक ही साथ युद्ध लड़ रहे थे मित्रराष्ट्र, तो यूएसएसआर ने फ्रांस से कहा कि आप इधर से जर्मनी पे हमला करिए ताकि जर्मनी की जो सेना है वो दो टुकड़ों में बट जाए, आपस में ही कमजोर पड़ने लगे और हम इधर से इस पर हमला करते हैं। ऐसे में जर्मनी बीच में क्या होगा, फंसेगा और हम उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। फ्रांस ने कहा बात सही है, लेकिन इस वक्त तक युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस युद्ध का, पूरे युद्ध का नेतृत्व इस समय अमेरिका कर रहा था। ठीक है, अमेरिका ने फ्रांस को इस बात का आदेश नहीं दिया। अमेरिका ने फ्रांस से कहा कि आप शांत रहिए, हम जब कहेंगे तब आप जर्मनी पर आक्रमण करिएगा, और फ्रांस ने आक्रमण नहीं किया और बार बार यूएसएसआर ये बात कहता रहा फ्रांस से, लेकिन फ्रांस जर्मनी पे हमला नहीं किया। ये बात करते करते 2 साल बीत गया, लेकिन हमला नहीं हुआ। अब आप बताइए, क्या इतना भी यूएसएसआर नादान नहीं रहा होगा कि आखिर ये लोग हमला इधर से जर्मनी पर कर क्यों नहीं रहे हैं, जबकि हम एक साथ कई मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहे हैं और फंसे हुए हैं। तो इस बात को भी लेकर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी पैदा हो गया। अब ये मैंने 2-3 बातें बता दी आपको, नागासाकी का बम हो, या आपको एटॉमिक बम बनाने की प्रक्रिया हो, या तृतीय मोर्चा का प्रश्न हो, या और भी कई ऐसी समस्याएं थी जो इस दौरान चल रही थी, और कहीं ना कहीं यूएसएसआर, जिसे हम दूसरी दुनिया कहते थे, साम्यवादी व्यवस्था को, और कहीं ना कहीं पूंजीवाद जो पहली व्यवस्था थी, आपस में ही बट रहे थे। और तब जाकर के 1945 तक आते आते दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। 45 में वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है और इस समय दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। एक का नाम पड़ गया क्या? पूंजीवाद, यानी विचारधारा के स्तर पर 2 बट गए, पूंजीवादी विचारधारा, और एक हो गया साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा, ठीक। पूंजीवादी विचारधारा पहली दुनिया हो गई। क्या हो गई? पहली दुनिया। ठीक है दोस्तों, पहली दुनिया। और साम्यवादी विचारधारा क्या हो गई? दूसरी दुनिया हो गई। दूसरी दुनिया, दूसरी दुनिया हो गई। अब ये दूसरी दुनिया जिसका नेतृत्व कौन करने लगा? यूएसएसआर, जिसको हम लोग हिंदी में सोवियत संघ कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोवियत संघ कहते हैं। और इसका नेतृत्व यहाँ तक आते आते कौन करने लगा? अमेरिका करने लगा। अमेरिका करने लगा, अपने अपने संगठन करने लगे। ऐसी स्थिति में दुनिया में 2 गुट बन गया और इसी को 2 ध्रुव कहते हैं। एक ध्रुव ये बन गया दोस्तों, दूसरा ध्रुव ये बना, इसे ही हमने क्या नाम दिया? 2 ध्रुव कहा। तो मेरे ख्याल से आपको 2 ध्रुव कैसे बना ये समझ में आ गई होगी। यानी विचारधारा के स्तर पर, शक्तिशाली पावर के आधार पर 2 बट गए। ये पहली बात आप समझ लीजिए, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, एक और कंडीशन था जिसके आधार पर हम कहते हैं कि 2 ध्रुव का निर्माण हुआ। वो था क्या? यही जर्मनी। मान लीजिएगा कि ये जर्मनी था। जब युद्ध चल रहा था, तो जब जर्मनी हार गया, तो उस शीत युद्ध के दौरान, जब शीत युद्ध जब चलने लगा, हारने के बाद 45 के बाद, उस दौरान चूंकि इधर से ये हमला इधर किया था और ये हार गया था, और इधर से ये लोग इसके पास थे, तो आधा जर्मनी के जनता ने पूंजीवाद के अलग साम्यवाद को अपना लिया था, जिसके वजह से इस जर्मनी को बीचों बीच 2 हिस्सों में बांट दिया गया। और इस जर्मनी के बीचों बीच एक दीवार बना दिया गया 1961 में। कब बनाया गया? 1961 में जर्मनी के बीचों बीच एक दीवार बनाया गया, जिसे हम बर्लिन का दीवार कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्लिन का दीवार कहते हैं। ये बर्लिन का जो दीवार था, ये 150 किलोमीटर लंबा था। क्या था? 150 किलोमीटर लंबा था। एक दूसरा मतलब हम जरूर बता रहे हैं, 150 किलोमीटर लंबा था, और ये 1961 में बनाया गया, जिसे हम शीत युद्ध के प्रतीक के नाम से भी जानते हैं।
इस बर्लिन की दीवार को हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध का प्रतीक भी कहते हैं। शीत युद्ध का प्रतीक के तौर पर भी हम जानते हैं। और जैसे ये शीत युद्ध का प्रतीक के तौर पर बर्लिन का दीवार बना, जिसके बाद खुद जर्मनी दो हिस्सों में बट गया। इधर वाला जर्मनी पूर्वी जर्मनी कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों? पूर्वी जर्मनी कहलाया। और पूर्वी जर्मनी जो था ये किस व्यवस्था को माना? साम्यवादी व्यवस्था को माना। और यही साम्यवादी व्यवस्था जो थी वो इसको नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, जिसे हम दूसरी दुनिया कहते हैं। दूसरी दुनिया ने कहा एक तरह से एक गुट इधर बन गया। जो इधर वाला गुट आ गया, इधर वाले को हमने पश्चिमी जर्मनी नाम दिया। क्या नाम दिया? पश्चिमी जर्मनी कहा। ठीक है दोस्तों, जिसको नेतृत्व कौन कर रहा था? पूंजीवादी व्यवस्था। यानी यहाँ के लोग पूंजीवाद को मानने वाले थे और इसे अमेरिका नेतृत्व कर रहा था। अमेरिका नेतृत्व कर रहा था और इसे पहली दुनिया कहा गया। पहली दुनिया कहा गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जर्मनी के बीचों बीच दीवार खींचने के बाद दुनिया, या ये कहिए कि खुद दो ध्रुव बन गया, जिसे एक पूर्वी जर्मनी और दूसरा पश्चिमी जर्मनी का ध्रुव कहते हैं। लेकिन जब ये बर्लिन का दीवार, इसको 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की जनता ने इस दीवार को जब गिरा दिया, तो 1989 में जब गिरा दिया और गिरा करके पूरे जर्मनी को एक कर दिया, तो ऐसे में शीत युद्ध का प्रतीक समाप्त हो गया। और जब ये प्रतीक समाप्त हो गया तो इसी का नाम दिया गया। पहले देखिए, पहले समझिए, पहले तो 1961 में दो ध्रुव बनाया गया। ठीक है, दो ध्रुव क्या बनाया गया? एक पश्चिमी जर्मनी और एक पूर्वी जर्मनी बनाया गया। जब ये दो ध्रुव बन गए और ये लगभग कितने साल अगर देखा जाए तो लगभग 28 साल तक ये हमारा दीवार चलता रहा, दीवार खड़ा रहा। और 28 साल के बाद पूर्वी जर्मनी, चूंकि साम्यवादी व्यवस्था इस बीच थोड़ी लड़खड़ाने लगी थी। जब शीत युद्ध से आगे बढ़ रही थी, शीत युद्ध के दौर में तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन 70 के दशक के बाद से थोड़ी लड़खड़ाने लगी। 80 तक आते आते और ज्यादा लड़खड़ाने लगे। 85 के बाद तो ऐसा लगने लगा कि साम्यवाद धीरे धीरे क्या हो गया? पतन के रास्ते पर चल गया। जिसके बाद पूर्वी जर्मनी के लोग थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे, जबकि दूसरी तरफ पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी के लोग इधर की तरफ बड़ी तेजी से विकास भी कर रहे थे। लोकतंत्र भी सफल हो रहा था और पूंजीवाद भी सफल हो रहा था। इधर तानाशाह भी बढ़ रही थी और व्यवस्था भी बिगड़ रहा था। इसके वजह से पूर्वी जर्मनी के लोगों ने सोचा कि अगर हम दीवारें ही खत्म कर दें और एक साथ मिल जाए तो फिर जर्मनी से तरक्की हो सकती है। और तब जाकर के पूर्वी जर्मनी की जनता ने इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया। और जैसे ही गिरा दिया वैसे ही शीत युद्ध का अंत हो गया और शीत युद्ध के प्रतीक जो बर्लिन का दीवार था वो समाप्त भी हो गया। और यहीं से सोवियत संघ के अंत का कारण बनने लगा, यानी पतन के रास्ते खुल गए। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 1990 तक आते आते जो यूएसएसआर का एक गणराज्य रूसी था, और उस रूसी के अंतर्गत रूस, बेलारूस और यूक्रेन थे, ये तीनों ही अलग हो जाते हैं। उनके अलग होते ही विघटन की घोषणा कर दी जाती है। 12 बचते हैं, वो आगे चलकर CIS जैसे संगठन बनाते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। 3 उसमें से बाल्टिक गणराज्य वाले भी आगे निकल जाते हैं, और बाल्टिक वाले भी जब आगे निकल जाते हैं तब मात्र 9 बच जाते हैं, और फिर उसमें आपस में कंट्रोवर्शियल होता है। और धीरे धीरे 1991 तक आते आते बोरिस येल्त्सिन के माध्यम से पतन की घोषणा कर दी जाती है, और इस प्रकार दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है।
ठीक है। तो आपको हमने यहाँ पर बताया कि एक ध्रुव इधर था और एक ध्रुव इधर था। तो ये दो, एक तो ध्रुव इधर साम्यवादी पूंजीवादी यानी विचारधारा के स्तर पर, और वही विचारधारा जर्मनी में दिखा तो दो ध्रुव की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, वाली बात क्लियर हो गई। इसी को अब आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछा था, सब ये सवाल ही है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, एकीकरण कब हुआ दोस्तों? तो आप बताइएगा कि जर्मनी का एकीकरण 1989 में हुआ, जब बर्लिन का दीवार गिरा दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार आपने देखा कि हमने आपको बताया क्या, दो ध्रुव कैसे बना। ये दो ध्रुव हो गया, लेकिन इस दो ध्रुव में जब बना तो ये दो ध्रुव 1945 से लेकर के 1991 तक रहा। ठीक है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था तो अपनी प्रगति कर ही रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। साम्यवादी व्यवस्था में धीरे धीरे दिक्कतें आने लगी। 1965 के बाद, 1965 के बाद साम्यवादी व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आती है, जिसके कारण इस साम्यवादी व्यवस्था से एक देश बताई से जुड़ा हुआ था जिसका नाम चीन था। यह चीन क्या होता है, अलग हो जाता है 1970 के दशक में। जैसे 1970 के दशक में चीन अलग हो जाता है और 1965 के बाद खुद कौन, यूएसएसआर अंतरिक्ष की तरफ बढ़ जाता है। किधर, अंतरिक्ष, स्पेस की तरफ बढ़ जाता है, जहां खुद अमेरिका आगे जाता है। जब ये बढ़ जाता है अंतरिक्ष की तरफ, तो उधर जब जाता है तो इसके पैसे बहुत ज्यादा खर्च होने लगते हैं, और इसी वक्त चाइना इनसे कुछ अपनी सहायता मांगता है, जो भी साम्यवादी देश होता है। ऐसे में यूएसएसआर देने से मना करता है और चीन अलग हट करके पूंजीवादी व्यवस्था को 70 के दशक में अपना लेता है, और 70 के दशक में यूएसएसआर की स्थिति थोड़ी दयनीय होने लगती है। इसी बीच में 1979 में अफगानिस्तान में यूएसएसआर हस्तक्षेप करता है, और उस अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के कारण होता यह है कि 10 साल तक अफगानिस्तान में यूएसएसआर की सेना फंस जाती है, और काफी ज्यादा पैसे का उसका नुकसान होता है, जिसका प्रभाव यूएसएसआर की जनता और वहां के इकोनॉमिक्स पर पड़ती है, वहां की अर्थव्यवस्था पे पड़ती है, जिसके बाद वहां की अर्थव्यवस्था लगातार लड़खड़ाने लगती है। 80 के दशक में जाते जाते लड़खड़ाने लगती है। उसके बाद 82 में मिखाइल गोर्बाचोव वहां पर आते हैं, और आने के बाद 2 प्रकार के नीति को भी लागू करते हैं, ये हम सब बताएंगे चैप्टर में। लेकिन फिर भी वो नीतियां सफल नहीं हो पाती है, और उधर से एक व्यक्ति होता है जो मिखाइल गोर्बाचोव के खिलाफ ही आंदोलन कर देता है, इसका नाम बोरिस येल्त्सिन होता है। वो इसके खिलाफ भड़काता है जनता को, और 1989 तक आते आते जो एक ध्रुवीय साम्यवादी चल रहा था, पूर्वी जर्मनी चल रहा था, वो आते आते 91 तक, 89 नहीं, धीरे से जर्मनी का एकीकरण कर देता है। अब जर्मनी जब एक बनता है तो बाकी 15 जो सदस्य थे उनमें भी आपस में कंट्रोवर्शियल पैदा हो जाता है, और जैसे उनके अंदर आपस में कंट्रोवर्शियल पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग अलग हटने लगते हैं, और रूस ही सबसे पहले जो इस संगठन का नेतृत्व कर रहा था 15 देशों का, वही सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, अलग हो जाता है अपने गणराज्यों के साथ, जिसके साथ यूक्रेन और बेलारूस जुड़े हुए थे। तो अब 15 देशों में से जैसे ही 3 देश निकल जाते हैं, ये घोषणा कर दी जाती है 90 में कि यूएसएसआर का अंत हो गया, पतन हो गया। उसके बाद आगे चल करके इस्टोनिया, लातविया और कौन हो जाते हैं, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, निकल जाते हैं, और धीरे धीरे यूएसएसआर का पतन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 91 तक आते आते दिसंबर तक पतन की घोषणा कर दी जाती है, और सब ये देश आगे आपस में निकलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है, जो 2 ध्रुव बना हुआ था लगभग 45 साल तक चला, वो आते आते 91 में एक का अंत हो गया, यानी सोवियत संघ का अंत हुआ। तब जाकर दोस्तों इसका चैप्टर का नाम पड़ा 2 ध्रुवीयता का अंत। हमने आपको इसमें ये बताने का प्रयास किया कि 2 ध्रुव बना कैसे,
यानी दुनिया में दो गो पार्ट, यानी पहली दुनिया दूसरी दुनिया बनी कैसे, और फिर हमने ये बताने का प्रयास किया कि उसका अंत कैसे हुआ। कोई ना कोई कमियां थी, किसी न किसी वजह से वो नुकसान होता गया और दूसरी दुनिया का अंत हो गया। दूसरी दुनिया का अंत होते ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। इसी बीच दोस्तों एक चीज बता दें हम कि पहली दुनिया तो बनी थी, दूसरी दुनिया भी बनी थी, इसी में एक तीसरी दुनिया भी पूछा जाता है, जो आपको बता दें कि तीसरी दुनिया वाले वो देश थे जो गुट निरपेक्ष में शामिल थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की भी यही पर स्थापना होती है, जो 1956 में उसका नींव रखा जाता है, जिसमें 3 देश महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका होती है, मिस्र होता है और यूगोस्लाविया होता है, और 2 देश इसकी साथ देते हैं, जिनमें से एक देश का नाम घाना होता है और दूसरे का नाम इंडोनेशिया होता है। इस प्रकार ये 5 देश घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, यूगोस्लाविया और भारत मिल करके एक गुट बनाते हैं, जिनका मकसद होता है कि ना हम पहले गुट यानी पूंजीवाद में शामिल होंगे, ना हम दूसरे गुट साम्यवाद में शामिल होंगे, हम दोनों से इतर अलग रह करके अपना काम करेंगे, जिसे हम गुट निरपेक्ष कहते हैं। इस गुट निरपेक्ष में खास करके विकासशील और अल्प विकसित देश था। कितने देश थे? अल्प विकसित। दुनिया में दोस्तों हम आपको बता दें 3 तरह के देश होते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं तो हम लोग को जानना चाहिए। आप जब क्लास 12 में आते हैं तो इसकी बाद में चल करके आगे कहीं ना कहीं कुछ होते रहती है। तो अब देखिए 3 दुनिया बनी, पहली दुनिया अमेरिका की, दूसरी दुनिया यूएसएसआर की और तीसरी दुनिया जो थी गुट निरपेक्ष, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा था। अब आता है कि देश भी हमारे 3 तरह के होते हैं दुनिया में दोस्तों। एक देश ऐसे होते हैं जो विकसित होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? विकसित होते हैं, जिन्हें हम विकासशील देश का विकसित राष्ट्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? विकसित राष्ट्र। दोस्तों यहाँ पर हम समझाएंगे आपको, तो पहले ये समझ लीजिए कि 2 तरह के देश होते हैं, 3 तरह के। एक विकसित राष्ट्र होते हैं, एक देश ऐसे होते हैं जो विकासशील होते हैं, यानी जो अपने डेवलपिंग की अवस्था से गुजर रहे होते हैं, जैसे भारत है। भारत अभी डेवलपिंग की अवस्था से गुजर रहा है और हम लोग क्या कहते हैं कि भारत 1947 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और एक तीसरा देश वो होते हैं जो अल्प विकसित होते हैं, जो काफी गरीब होते हैं और विकास अभी नहीं किए होते हैं, इसको हम अल्प विकसित के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको ये चैप्टर को समझाने की कोशिश की, यानी हेडिंग समझाया। अब हम थोड़ी भूमिका बताते हैं, जो हमने पढ़ाया वही समझाया, और इसके साथ ही हम अगले चैप्टर में दोस्तों, अगले लेक्चर में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि यूएसएसआर जो था उसमें 15 देश कौन कौन थे और किन किन देशों को हम गणराज्य के अंदर रखे गए, कितने गणराज्य, कितने देश, 15 कौन कौन नाम थे, क्या क्या था, ये सब हम लोग समझने की कोशिश अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम केवल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिए हैं और भूमिका हम बताने जा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं शीत युद्ध के दौरान ही जर्मनी के साथ, ये हमने बताया, बर्लिन में 1961 में एक दीवार बनाया गया, जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा क्या था? प्रतीक था। इसी दीवार के बनने के बाद जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया, हमने बताया, अतः पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया। लेकिन 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की जनता ने इसे गिरा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दूसरी दुनिया यूएसएसआर और शीत युद्ध का अंत हो गया, जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी पूरी जर्मनी क्या हो गई? एक हो गई, जिसके बाद जर्मनी का पूर्वी भाग और अन्य पूर्वी यूरोप के लगभग 8 देश, जैसे जो अलग हो गए, एक हो गए, 8 देशों ने अपने यहाँ से एक एक करके साम्यवादी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस प्रकार 1991 तक आते आते सोवियत संघ का अंत हो गया। इस प्रकार इस अध्याय में हम देखेंगे कि दूसरी दुनिया के पतन के क्या कारण थे, पतन के क्या कारण और उसका क्या परिणाम निकला। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल अगर देखा जाए 2025 में जो पिछले साल पेपर हुआ था, तो वहां पे यहाँ से विशेषताएं पूछी गई थी। क्या विशेषता थी और कारण, विशेषताएं पूछी गई थी। मिखाइल गोर्बाचोव का इस बार भी इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है 2026 के बोर्ड में, जो मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में पूछा है। और अगली बार के लिए दोस्तों अब आपका इंपॉर्टेंट ये बनने जा रहा है
कि इसके कारण और इसका परिणाम क्या हुआ। दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको केवल इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन दिया है। एक तरह से कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है किसका, दो ध्रुवीयता का अंत। अगर आपको ये वीडियो निश्चित तौर पर अच्छा लगेगा और इतने अच्छे से समझ में यहाँ आया होगा तो आप कल्पना करिए कि जब हम पढ़ाएंगे तो ये चैप्टर कितने बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।